गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक छोटा टॉपिक फ्लावरिंग में रह गया था। एक पार्ट फोटो पीरियोडिज्म का था जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्लावरिंग का ही या फोटो पीरियोडिज्म का ही रह गया है, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन तो उसे आज करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। वर्नलाइजेशन बेसिकली लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, या ये कहें कि चिलिंग ट्रीटमेंट है। इसको लाइसेनकोइज्म भी कहते हैं। लाइसेनकोइज्म बेसिकली किसी साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया था, लाइसेनको, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसको लाइसेनकोइज्म कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं फिर वो मैं बता दूंगी कि उन्होंने क्या किया था। बेसिकली आप जानते हो कि जैसे जैसे रिसर्च चल रही थी और फोटो पीरियोडिज्म की खोज हो चुकी थी, तब ये देखा गया कि जितने भी एनुअल प्लांट रहते हैं, ठीक है, जितने भी एनुअल प्लांट थे, तो उन पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता था या फोटो पीरियोडिज्म, तो उसमें पहला तो फोटो पीरियड्स का था, यानी कि डे लाइट या फिर नाइट में जो लाइट है उसकी लेंथ पर या उसके ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता था। और सेकेंडरी वो गवर्न, उसमें जो फ्लावरिंग का कैरेक्टर था वो टेम्परेचर से गवर्न होता था। लेकिन जितने बायनियल्स और पेरिनियल्स देखे गए, उसमें देखा गया कि जितने भी इस तरह के प्लांट्स होते हैं, बाइनियल्स हैं या फिर पेरिनियल्स हैं, जिनमें फ्लावरिंग 2 साल में या कई सालों में होती है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट, मतलब कि इक्वली इफ़ेक्ट कर रहे थे कि उसमें लाइट का भी उतना ही रोल, मतलब कि फोटो पीरियड्स का भी उतना ही रोल था, और साथ में टेम्परेचर का भी, ठीक है। तो बाद में जब रिसर्चर्स हुई तो लाइसेनको एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा, अपनी रिसर्चर्स के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला कि कोई जितना भी जेनेटिक मेकअप होता है किसी प्लांट का या फ्लावर का, वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से, या जैसे उसको एनवायरमेंटल नरिशमेंट मिल रहा होगा उससे उसका जीन पूल पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था सीड पर। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अगर हम सीड को कुछ समय वाटर में सोक्ड करने के बाद में अगर हम उसे लो टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम, काफ़ी कम टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसमें फ्लावरिंग, और उसके बाद उसे ग्रो करा रहे हैं उस पर्टिकुलर सीड को, तो उसमें फ्लावरिंग इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सीड जल्दी हो जाती थी, ठीक है। तो एक तरह से ये बेनिफिशियल था ना कि प्लांट को भी कम समय रहना पड़ रहा था अर्थ पे, और उसका लाइफ स्पैन जल्दी कंप्लीट हो जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब प्रोडक्ट की यील्ड भी बढ़ा सकते थे। तो ये जो इफ़ेक्ट था, मतलब कि सीड पर ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट पड़ा, उसी को इन्होंने, अपने ही साइंटिस्ट का नाम लाइसेनको था, इस वजह से इसको लाइसेनकोइज्म भी कह दिया, ठीक है। बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि ये लाइसेनकोइज्म या फिर वर्नलाइजेशन एक ही चीज़ है। अगर एग्ज़ाम में इस नाम से भी वर्नलाइजेशन पूछा जाता है तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। फिर बाद में जब और रिसर्चर्स हुई तो पता चला कि जो कोई भी ज़्यादातर सीरियल्स में जितने भी सीरियल्स हैं उसमें 2 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, एक होता है विंटर स्ट्रेन, एक होता है स्प्रिंग स्ट्रेन। विंटर स्ट्रेन बेसिकली वो स्ट्रेन है जो कि सितंबर और अक्टूबर में सोन किया जाता है, ठीक है। जबकि स्प्रिंग स्ट्रेन जो है वो जनवरी या फरवरी में स्ट्रेन मतलब सोन करते हैं। लेकिन दोनों के ही केस में फ्लावरिंग कब हो रही थी, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग जो भी होती है उनको हार्वेस्ट कब करते हैं, समर में, ठीक है। फ्लावरिंग जो बेसिकली है वो समर में होती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो विंटर स्ट्रेन है उसको 4 महीने ज़्यादा अर्थ पे रहना पड़ रहा है ना। और जबकि स्प्रिंग स्ट्रेन क्या है कि जनवरी फरवरी में बोया और उसके बाद मार्च अप्रैल जून जुलाई तक उसको हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। जैसे उसमें फ्लावरिंग हुई 2 महीने बाद। तो और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप वीट में देख सकते हो, इसीलिए उसमें 2 तरह के स्ट्रेन्स देखे जाते हैं, विंटर स्ट्रेन एंड स्प्रिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको फिर ये एक तरह से कह सकते थे ना कि अब ज़्यादा इंसान यही सोचेगा ना कि मैं विंटर में तब तक कि कोई और क्रॉप लगा लूँगा, जनवरी फरवरी में ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेन लगा करके उसे हार्वेस्ट कर लेंगे। 4 महीने में, 4 महीने में हमारा जो मतलब एरिया है, फील्ड है, वो किसी और क्रॉप के लिए यूज़ हो सकती है। तो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए बेसिकली, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो भी बढ़ सके, इसलिए जितने भी जो
विंटर स्ट्रेन थे उनको कोशिश किया गया कि स्प्रिंग स्ट्रेन में चेंज किया जा सके, ठीक है। और वो करते कैसे थे, इसको इस टर्म को दिया गया स्प्रिंगिफिकेशन, ठीक है। ये भी बेसिकली वर्नलाइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे वीट के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो वीट के रेस्पेक्ट में अगर स्प्रिंगिफिकेशन नाम से दे रहे हैं तो ये कोई और वर्ड नहीं, वर्नलाइजेशन ही है, ठीक है। स्प्रिंगिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि विंटर सीड्स होते थे, यानी कि विंटर स्ट्रेन वाले जो थे उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे करके स्प्रिंग स्ट्रेन में चेंज किया जाता था, इस वजह से इसे स्प्रिंगिफिकेशन कह रहे हैं, ठीक है। और वो करते कैसे थे, वही कि टेम्परेचर कम कर देते थे या उसको चिलिंग इफेक्ट के थ्रू करते थे। तो बेसिकली वर्नलाइजेशन की जो डेफिनेशन साइंटिफिकली डेफिनेशन आई वो यही है कि फ्लावरिंग की जो एबिलिटी है उसको एक्सेलरेट करना बाय द चिलिंग ट्रीटमेंट या फिर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। हिंदी में इसे बसंतीकरण कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है साइट ऑफ वर्नलाइजेशन की। साइट ऑफ वर्नलाइजेशन दैट मीन्स कि कहाँ कहाँ पर ये वर्नलाइजेशन हो सकता है, प्लांट के किस पार्ट में, पर्टिकुलर प्लांट में। तो ये देखा गया कि कोई भी सेल है उसमें ये हो सकता है, बशर्ते वो पर्टिकुलर सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी रखती हो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं सिंपल। और आपको ये मालूम है कि जब भी फ्लावर वेजिटेटिव जो प्लांट होता है वो वेजिटेटिव स्टेज से जब फ्लावरिंग में जाता है तो उस दौरान शूट एपाइसेस जितने भी होते हैं वहाँ पे वो वाला रीजन मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, दैट मीन्स कि उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है ना। तो इस तरह से कोई भी साइट प्लांट की या कोई भी सेल हो सकती है, बशर्ते उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स पोटेंशियली डिवाइडिंग सेल होनी चाहिए। और उसका एग्जांपल क्या है कि शूट एपाइसिस हो सकती है, बड हो सकती है, सीड हो सकता है, फ्लोरल बड हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है, सीड ग्रेन, इस तरह से। बाद में और जब मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट भी देखा जाने लगा तो ये बायोकेमिस्ट्री जब इसकी इस तरह के सीड की स्प्रिंगिफिकेशन के थ्रू जो सीड सोन किए जा रहे थे उनको देखा गया तो पता चला कि एक सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे वर्नालिन कहते हैं। बेसिकली दिस इज़ द प्रोटीन, वर्नालिन प्रोटीन है। वो क्या करती है कि उसी की वजह से ये वर्नलाइजेशन का इफेक्ट देखा जा रहा था प्लांट्स में, ठीक है। ये जो वर्नालिन है बेसिकली 3 फॉर्म में रहती है। एक प्रिकर्सर फॉर्म में रहती है, इसको शो करते हूँ, यहाँ पे देखिए आप, दिस वन। हाँ, जो वर्नालिन प्रोटीन है वो एक प्रिकर्सर फॉर्म में रहती है। अगर कोल्ड उसको प्रॉपर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, तो पहले इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाती है और लगातार अगर वही टेम्परेचर उसे कॉन्स्टेंटली लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट में ही रखा जा रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन कम टेम्परेचर वाली दी जा रही है, तो वो स्टेबल वर्नालिन प्रोटीन में बदल जाता है, ठीक है, या अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और ये एक्टिव फॉर्म डायरेक्टली फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट करती है और फ्लावरिंग जल्दी कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी समय जब ये इंटरमीडिएट इसका फॉर्म हुआ है, वर्नालिन का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है और उस दौरान इसे हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो ये मतलब कि अनस्टेबल या ये कहें कि डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वर्नालिन फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म की बजाय इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वर्नालिन प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस था क्या कि जो वर्नलाइजेशन है वो बेसिकली क्योंकि हमने मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर दे करके उसने फ्लावरिंग जल्दी करी है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसी को डिवर्नलाइजेशन कह रहे हैं। क्या चीज़ कि इंटरमीडिएट स्टेज पर जब वर्नालिन प्रोटीन अपने इंटरमीडिएट स्टेज पर हो उसी वक्त उसे अगर हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो वो वापस अपने मतलब नॉर्मल सीड में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो सीड आप जब ग्रो कराओगे तो वो जल्दी फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिवर्नलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज कॉल्ड डिवर्नलाइजेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल अगर मतलब कि इसकी सिग्निफिकेंस दिखे, वर्नलाइजेशन की कोई सिग्निफिकेंस है क्या, तो यस है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये था कि लाइफ स्पान जो प्लांट का लाइफ स्पान है वो कम हो जाता है। प्लांट को
एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा समय तक रहना नहीं पड़ता, जल्दी फ्लावरिंग हो करके उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर विंटर स्ट्रेन की बात करें, अगर विंटर स्ट्रेन ऑफ वीट की बात करें तो उसे 8 महीने रहना पड़ता था, ठीक है। उसकी यानी कि उसको बोने से लेकर के उसके सीड हार्वेस्ट करने तक, सॉरी ग्रेन्स हार्वेस्ट करने तक उसे 8 मंथ टोटल लगते थे। जबकि जो स्प्रिंग वाला स्ट्रेन था उसको केवल 4 महीने में उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक पहला फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो यही हुआ कि वो लाइफ स्पैन, प्लांट की लाइफ स्पैन को कम कर देता है। जिससे क्या होगा कि हम उतने 4 महीने में कोई और मतलब क्रॉप चाहेंगे तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल था, ठीक है। क्या स्प्रिंगिफिकेशन या वर्नलाइजेशन। दूसरा क्या है कि मान लीजिए समर्स में कभी कैसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, या ये कहें कि उतना ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन, उसे वाटर स्ट्रेस की कंडीशन ना हो, या वाटर स्कैरसिटी या ड्रॉट की कंडीशन ना झेलनी पड़े, ये भी एक फ़ायदा था। ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तो इस वजह से वर्नलाइजेशन ड्रॉट कंडीशंस को अवॉइड करने में या पास ऑन करने में मदद करता है, ठीक है। तीसरा एक कंडीशन ये है कि इससे ये भी देखा गया कि जितने भी वर्नलाइज्ड सीड थे या उनको जब ग्रो कराते थे तो उससे यील्ड हमें ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दीज आर दी मेन सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। अगर मॉलिकुलर एस्पेक्ट की बात करें तो जब मैंने फ्लावरिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक कैस्केडिंग बताई थी कि सिग्नलिंग चलता कैसे है, ठीक है। कांस्टेंट प्रोटीन होती है, वो फ्लोरल स्टिमुलस को एक्टिवेट करती है। ये बेसिकली वो जीन है जो कि एफएलटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तभी फ्लावरिंग होगी, वरना तो प्लांट यूँ भी लगा रहता है अपनी वेजिटेटिव स्टेज में, ठीक है। उसमें फ्लावरिंग तब क्यों नहीं हो जाती, बेसिकली यही है क्योंकि तब वो ये जीन तो है बट इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको कौन करता है, कांस्टेंट प्रोटीन करती है। उसके बाद कांस्टेंट प्रोटीन और उसका कांस्टेंट का इफेक्ट यही टेम्परेचर, जिबरेलिक एसिड एंड लाइट के थ्रू होता है, या उसका ये क्या रेगुलेशन। एफटीए फिर ये जो फ्लोरल स्टिमुलस टी होता है या फ्लोरिजन प्रोटीन होती है, ये एफटी एफडीसी के साथ एक और जीन है, एक और प्रोटीन है, उसके साथ मिक्सअप करके सॉक को एक्टिवेट कर देता है। जब सॉक जीन एक्टिवेट होते हैं तो वो जो भी फ्लोरल बड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, या कहें मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन है या फ्लोरल आइडेंटिटी जीन है, उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि फ्लावरिंग होती है। अब क्या है कि यहाँ पे जब नॉर्मल स्टेज, मतलब कि नॉर्मल प्लांट वेजिटेटिव स्टेज में होता है, ठीक है, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो ये इसको रोक के कौन रखता है, इसको रोक के रखती है ये एफएलसी, एक प्रोटीन है। ये एक बेसिकली रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या है कि ये जो फ्लोरल स्टिमुलस जीन है टी या एफएलटी है, इसको यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे करा हुआ है ना, ये चेक किए हुए रखती है। दैट मीन्स कि जब तक कि ये एफएलसी डिग्रेडेड नहीं होगा तब तक कि, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन है तो ये फ्लोरिजन को एक्टिवेट ही नहीं होने देता, ठीक है। जितना फ्लोरिजन मान लीजिए बन भी रहा है तो उसको किसने रोक के रखा हुआ है, एफएलसी ने। अब क्या है कि वर्नालिन क्या करता है कि वर्नालिन प्रोटीन जो वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने की वजह से बनता है, ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन एफएलसी थी उसको ब्लॉक कर देता है, उसके फंक्शन को, उसको आकर के उससे जाके बाइंड कर लेता है। जिससे क्या होता है कि अब एफएलसी जब वर्नालिन से बाइंड हो गया तो ये एफएलटी से बाइंड नहीं हो पाता और ये फ्री हो जाता है। तो ये वाली जो साइकिल है, यानी कि जो ये फ्लावरिंग है, सिग्नलिंग ये कंप्लीट हो जाती है, और जिससे कि प्लांट फ्लावरिंग कर देता है। एक नॉर्मल फ्लावरिंग जो होनी चाहिए, या जो वर्नालिन प्रोटीन है बेसिकली वो वर्क कैसे करती है, यहाँ पे बताने का मेरा यही मतलब था कि वो फ्लावरिंग कैसे प्रमोट कर देती है। तो वो ऐसे ही प्रमोट करती है कि वो एफएलसी के रिप्रेसर, एफएलसी बेसिकली एक रिप्रेसर होता है, उसको चेक कर देती है, उसके फंक्शन को चेक कर देती है बाय द बाइंडिंग ऑफ इटसेल्फ, एंड जिसकी वजह से जो नॉर्मल कैस्केडिंग होनी चाहिए फ्लावरिंग की, ठीक है, एफएलटी एक्टिवेट हो जाता है, एफएलटी एफडी के साथ में, देन सॉक प्रोटीन एंड जितने भी फ्लोरल आइडेंटिटी जीन है उनको एक्टिवेट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि फ्लावरिंग प्रमोट हो जाती है, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट वर्नलाइजेशन। थैंक यू।
हाँ प्लीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि अदरवाइज़ और अगर ये समझ में आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।